नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 24 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% रियल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाली न सिर्फ सीजीएल, आगामी जो भी एग्जाम आप देंगे वहां पे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन छपेंगे, है ना। जैसे ही मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लिखूंगा वैसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको काट छांट करने की भी जरूरत नहीं है। इससे पहले वाले शिफ्ट में आपने क्वेश्चन को देखा होगा कि किस त्योहार का नाम उबालना होता है। डायरेक्ट बताया था कि जो पोंगल है उसकी जो अर्थ होते हैं उबालना होता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेकेंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को लेकर के वीडियो। देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2020 में किस महिला टीम ने वर्ल्ड कप में डेब्यू किया था। तो ये आयरलैंड आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन में थाईलैंड भी था, है ना, थाईलैंड भी था, तो आयरलैंड ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे एक पिक देख पा रहे होंगे, इस पिक में स्पष्ट दिखाया गया है कि कौन कौन से टीम थे, है ना। तो इसमें जो है 10 टीम भाग लिए थे। 10 टीम, भारत को ग्रुप बी में रखा गया था और ग्रुप ए में, तो ग्रुप बी में जो है आयरलैंड भी थे भारत के साथ। तो ये आयरलैंड टीम जो है ये पहली बार जो है T20 वर्ल्ड कप में भाग लिए थे। ये कहाँ पे हुआ था आप देख सकते हैं, केपटाउन लिखा है। केपटाउन शहर किस देश में है? साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा जो अभी T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत की बात करेंगे तो ये 2009 ईस्वी में हुआ था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और पुरुष वाला जो T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत है ये 2007 में हुआ था। और जो मेन वाला वर्ल्ड कप है ना, आईसीसी वाला, जो अभी 2023 में इंडिया में होगा, ये 1975 में हुआ था। तो दोनों तीनों बात जरूर ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन काफी कारगर हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय के अधीन है। भैया, प्रज्वला चैलेंज मतलब चैलेंज समझ रहे हैं, ये एक ऐसा स्कीम निकाला गया है जो आपका पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत है। और इनकी मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है। देखिए, इसमें क्लू कैसा है कि भाई ये जो पंडित दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम है इसका एक ब्रांच है। ये एक ब्रांच का मतलब ये परमानेंट नहीं है। ये जो है सलाह मशवरा लेने के लिए एक स्कीम चला गया है। इसमें लोगों को जो है कुछ राशि इनाम में दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसकी ओरिजिनल जो मतलब मंत्रालय है, नोडल, ये कौन है भाई? ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके अंदर नीचे जो है पंडित दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम और पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो है आपका प्रज्वला चैलेंज चलाया गया है ना। तो इनडायरेक्टली जो है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका आंसर था, ठीक है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है भाई कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको लाभ पहुंचाया जाए आर्थिक, है ना। इनके अलावा उस्ताद हंसू खान, नाथू खान, हद्दू खान किस घराने से संबंधित है? इस प्रकार से नाम है हद्दू खान, है ना। तो भाई ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। आज घराने से आपने 2 क्वेश्चन देखा एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट के अंदर। एक बच्चे फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि एक भी प्रश्न नहीं आए हैं। दादा, आप सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम दे के आए हो, ऊपर थोड़ा बोर्ड देख लिया करो कि किस शिफ्ट का वीडियो है ये। मैं थोड़ा लेट हो गया था आज फर्स्ट शिफ्ट में, वो फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो है भाई। फिर हमने उनसे पूछा क्या आपका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में है, तो उन्होंने कहा हाँ। मैं बोला भैया थोड़ा बैनर देख लेना, फर्स्ट शिफ्ट वाला था वो, है ना। तो अब भी मैं सेकेंड शिफ्ट के लेके आ रहा हूं भाई। इसके अलावा उस्ताद हंसू खान, नाथू खान, हद्दू खान बता दिए ग्वालियर से हैं। लच्छू महाराज समता प्रसाद, समता प्रसाद को जानते हैं, जिसे आप गुदई महाराज कहते हैं। गुदई महाराज को समता प्रसाद ओरिजिनल नाम है। पंडित बिरजू महाराज का ब्रिजमोहन मिश्रा ओरिजिनल नाम है ना। अक्षय कुमार का रजत कोई भाटिया है, राजीव भाटिया है शायद, ये ओरिजिनल नाम है। तो भाई काम पे मत जाओ, नाम भी जानो। इनके अलावा बनारस घराना से संबंधित है ये कौन? लच्छू महाराज, समता प्रसाद, है ना। लच्छू महाराज क्या बजाते थे भाई? तबला। समता प्रसाद क्या बजाते हैं? ये भी तबला बजाते हैं। मैंने कल बताया था आपको, बनारस घराना, फरुखाबाद घराना, दिल्ली घराना, पंजाब घराना, लखनऊ, इतने जो 4 में मैंने बताया, ये सभी के सभी जो है आपके तबला से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी ये आपका किराना घराना से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लखनऊ घराने में निम्नलिखित में से कथक से संबंधित है। एक प्रश्न तो इस प्रकार से आया है। तो लखनऊ घराने में कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज, सीधे सीधे ऑप्शन में दिया गया था। राइट आंसर यही हो जाएगा। लखनऊ घराना कथक नृत्य से संबंधित है। और कथक जो है ये कहाँ के संबंधित नृत्य है? तो कथक आपका जो है
उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। पंडित भीमसेन जोशी कौन से घराने से, किराने घराने से, और कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी आपके एग्जाम में आया था, तो ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। 2009 में ये भारत रत्न रिसीव करते हैं, 2008 में ही घोषणा होती है भारत रत्न की, लेकिन रिसीव करते हैं 2009 में, है ना। इनके अलावा जयंतिया हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? सब दिन बताते हैं दादा, तीन पहाड़ी तीन जाति, तीन पहाड़ी तीन जाति, तीनों जाति की अपनी अपनी अलग त्योहार, है ना। गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय के अंदर। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। भैया ये तीन पहाड़ी है ना, तो ये तीन पहाड़ी से बादल वहां पे वर्षा ज्यादा कराता है। मासिन राम में आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा वर्षा होता है, तो मासिन राम इंग्लैंड में है, मेघालय में ही है, ठीक है। इनके अलावा गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में जनजाति समुदाय भी है। मेघालय में आप बांग्ला महोत्सव मनाएंगे, मेघालय में आप नोंगकरेम फेस्टिवल मनाएंगे, तो ये दोनों फेस्टिवल और महोत्सव का ध्यान रखेंगे, मेघालय से संबंधित है। इसी प्रकार से मैंने आपको एक बताया कि भाई नोकरेक जो है, ये नोकरेक आरक्षित क्षेत्र है। नोकरेक जो है, नोकरेक ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी कहाँ पे है? मेघालय के अंदर ही है। फर्क कितना है नोंगरेम और नोकरेक में? तो नोकरेक एक जगह है जो नेचुरल साइट है, और नोंगकरेम क्या है? लोगों के द्वारा मनाए जाने वाली डांस फेस्टिवल है, समझ गए। इसके अलावा माजुली फेस्टिवल आपसे पूछा गया है दादा नाम के ऊपर, है ना। तो माजुली कहाँ पे है? जब भी ब्रह्मपुत्रा नदी मैंने आपको पढ़ाया, एक जगह जरूर ले गया, वो जगह कौन सा है भाई? माजुली द्वीप। अपना पैसा खर्च करके ले गया आपको वहां पे घुमाने के लिए, ताकि आपको जो है अच्छा वाइब्स मिल सके। भैया मजाक कर रहा हूँ यार, याद दिला रहा हूँ कि बताया है। तो माजुली फेस्टिवल कहाँ पे? असम के अंदर होती है। अब जो स्टेट में जो जगह होती है उनके नाम पे जो फेस्टिवल होते हैं, ऐसे कितने फेस्टिवल है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जरा ध्यान रखेंगे। हेमिस त्योहार ये कहाँ पे है? लद्दाख में। ये किसके ऊपर नाम पे है भाई? तो हेमिस नामक जो है आपका नेशनल पार्क भी है लद्दाख के अंदर, आप जानते होंगे। इंडिया के सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला नेशनल पार्क है हेमिस, और हेमिस त्योहार भी होता है लद्दाख में। लेकिन मैंने आपको बताया है कि भाई ये बौद्ध धर्म का त्योहार है, लेकिन अगर ऑप्शन में लद्दाख न रहे, जम्मू कश्मीर रहे, तो आप जम्मू कश्मीर को ही टिक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो ओल्ड हिसाब से क्वेश्चन सेटर्स डाल देंगे और आपका मैंड टेस्ट लेंगे कि है कि नहीं दम बंदे में, है ना। लद्दाख तो कल बना है ना, लेकिन ओरिजिनली जो हेमिस होती है वो लद्दाख में ही होती है। तो ऑप्शन में लद्दाख है और कोई भी ऑप्शन नहीं देखना, लद्दाख आंसर। अगर लद्दाख नहीं है तो जम्मू कश्मीर आंसर इसका हो सकता है। खजुराहो डांस महोत्सव भैया मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कौन बनवाया था भैया? चंदेल राजा ने बनवाया था। कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो मंदिर परिसर में है। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बनी है? नागर प्लस पंचायतन शैली में बने हैं। सिरपुर मेला महोत्सव कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित, मतलब वो अंदर होता है। राउत नाचा महोत्सव कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। सोनपुर मेला कहाँ पे लगती है? बिहार में लगती है सोनपुर मेला। ये बिहार के सबसे बड़े पशु मेला, बिहार के नहीं इंडिया का ही सबसे बड़े पशु मेला है। इंडिया क्या विश्व का है। फिजिकल डिफिसिट क्या होता है भाई? राजकोषीय घाटा क्या होता है ना। सब दिन बताए एनएनपी कैसे निकालते हैं, जीएनपी कैसे निकालते हैं, जीडीपी क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है, जनघनत्व क्या होता है, शिक्षा दर क्या होता है, बेरोजगारी दर क्या होती है। ये सभी के सभी फार्मूला मैं सिखा चुका हूं प्रैक्टिस सेट के दौरान, है ना। तो भाई फिजिकल डिफिसिट क्या होती है कि मान लीजिए 80 रुपया टैक्स वसूली किया सरकार ने और 85 रुपया व्यय पे खर्च कर रहा है, तो ये जो 5 रुपये हैं ये आपका फिजिकल डिफिसिट कहलाएगा। सीधे सीधे भाषा में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यही है फिजिकल डिफिसिट, है ना। तो पिक्चर के लफ्ज में समझिए तो भैया अगर मतलब आमदनी कम हो रही है और घाटा मतलब खर्च ज्यादा करना है तो इसे फिजिकल डिफिसिट कहा जाता है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह में खान बहादुर खान कहां से नेतृत्व कर रहे थे? तो बरेली से कर रहे थे खान बहादुर खान। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या था भैया? चर्बी वाला कारतूस, है ना, राइफल में दांत से खींचना पड़ता था। इस पे जो है सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, जो है ये आंदोलन का रूप ले लिया। इसके अलावा उस समय जो अंग्रेज गवर्नर थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, जो बाद में चल के प्रथम वायसराय बना इंडिया का। आग भड़का था 10 मई 1857 को, यानी जो प्रथम अपना उफान पे आया था ये आंदोलन। इसके अलावा परिणाम क्या रहा था? तो भाई परिणाम जो रहा था ये बहुत ही खतरनाक रहा था। अंग्रेज ने सोचा कि भाई ये लोग की इतनी जुर्रत कि हम पे हमला कर दे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला कर दे, तो ये तो कभी भी सत्ता हमसे छीन सकता है, इसीलिए इनकी जो है थोड़ा सा और कड़ाई करना पड़ेगा। और क्या किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर समझ लिए कि भाई तुम पे हमला कर दिया इन लोगों ने,
है ना, तो तुम मुझे अपनी जो है इंडिया की शासन व्यवस्था दे दो, हम वहीं से संभालेंगे। तो ब्रिटिश सत्ता के क्राउन के पास चला गया और वहां के राजा रानी के द्वारा जो है इंडिया का शासन व्यवस्था संभाला जाने लगा। दिल्ली से कौन किए थे? बहादुर शाह जफर, ये 1857 के विद्रोह की बात हो रही है। इसके अलावा कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, है ना। इनके अलावा कुंवर सिंह किए थे आपका बिहार से, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। तो ये सब जो है कुछ कैरेक्टर हैं जो 1857 के आंदोलन में सक्रिय रोल अदा किए। इनके अलावा किस देश में सबसे पहले मौलिक कर्तव्य लागू किया गया? देखिए, मौलिक कर्तव्य कहेगा, इंग्लैंड भी था ऑप्शन में और रूस भी था ऑप्शन में। तो रूस में हो सकता है, यूएसएसआर सोवियत संघ में सबसे पहले जो है आपका मौलिक कर्तव्य लागू किया गया। इंग्लैंड में सबसे पहले मौलिक अधिकार लागू किया गया, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात जो उठी है सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर उठी, है ना। इनके अलावा जो मौलिक कर्तव्य है, थोड़ा सा इसमें सस्पिशन है कि भाई किस देश में लगा है, लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात है तो ये रूस में ही लगा होगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजना की बात है तो ये भी आपका रूस में ही हुआ था। सबसे पहले बजट जो है फ्रांस में आया है। देश में मौलिक कर्तव्य रूप से मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। देश में रूस से मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। सबसे पहले लेडीज को चुनाव अलाउ करने वाला देश जो है न्यूजीलैंड था। इनके अलावा विक्टोरिया झील में कौन सी नदी निकलती है? तो भैया नील नदी निकलती है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। सहायक नदी जो है सबसे बड़ी मेडिरा है, जो किसकी सहायक नदी है? अमेजन की सहायक नदी है। यह अफ्रीका महाद्वीप के युगांडा, केनिया और तंजानिया से होकर जो है फ्लो होती है। तालिकोटा का युद्ध से एक प्रश्न आया है। हाँ, तालिकोटा के युद्ध से एक प्रश्न पूछा गया था कि तालिकोटा का युद्ध किस साम्राज्य के पतन का कारण बना, या फिर तालिकोटा के युद्ध के बाद कौन से साम्राज्य का पतन हुआ। सब दिन बताते आए भाई। हिस्ट्री पे 2 वीडियो भी आप लोगों को बना के दे दिया हूँ और प्रैक्टिस सेट में तो हजारों बार बताया हूँ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने किया था। भाई इसका आंसर विजयनगर साम्राज्य होगा। तालिकोटा का युद्ध का जो परिणाम निकला है, विजयनगर साम्राज्य जो है नीचे की तरफ चलते गए और अंततः जो है इनका नाश हो गया। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों भाई थे, किए थे। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश ने शासन किए थे, जो इस प्रकार है: तुलुभ, सुलुभ, अरविदो, संगम। तो सबसे पहले संगम वंश ने किया था। विजयनगर साम्राज्य आपका जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे फले फूले थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा तालिकोटा का युद्ध है ना 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना। फिर से लिख दिया, यही चीज पॉइंट में आप जरूर ध्यान रखें भाई। पॉइंट जो होते हैं काफी जहरीले होते हैं, आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। इनमें से शुंग वंश के शासक कौन है? तो भाई पुष्यमित्र सिंह ऑप्शन में दिया गया था, और पुष्यमित्र शुंग ही शुंग वंश के शासक हो जाएंगे, जो कि संस्थापक भी है, यानी पहला फाउंडर भी है। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के जो अंतिम राजा बृहदत्त था, उनका जो है ये सेनापति रहा था, ठीक है। तो इन्होंने जो है खुद का एक वंश क्रिएट किया, जिसका पुष्य शुंग शुंग वंश नाम दिया। मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश था? तो नंद वंश। मौर्य वंश के बाद कौन आया? तो शुंग वंश। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश के महापदम नंद, और शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग जो है फाउंडर हैं। इनके अलावा राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर कौन है? तो दंती दुर्ग है। इनका जो कैपिटल था ये आपका मान्यखेत में था। चेर वंश के फाउंडर कौन है? उदयीन अथन। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, चेर वंश के। इनके अलावा आपसे पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश में जन घनत्व कितनी है। भाई ये सीट तो अब काफी पुरानी हो गई होगी, लगभग सब कुछ याद हो गया होगा, है ना। चलिए फिर से डिस्कस कर देते हैं। तो हम देखिए जनगणना के इतिहास में थोड़ा सा चलते हैं। 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत होती है लॉर्ड मेयो के समय। ये वही मेयो है जिसकी हत्या आपका अंडमान निकोबार में हो गया था, अंडमान निकोबार के अंदर हो गया था, ठीक है। तो एक तो हमारा ये लॉर्ड मेयो के समय हो गया। जनगणना की दूसरी बात आती है जी 1881 में, कि रिपन के समय जो है लगातार 10 वर्षों के गैप पे जो है आपकी जनगणना कराई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा जब हम देश आजाद हो गए तो 1951 में प्रथम जनगणना होती है, जो आज़ादी के बाद की प्रथम जनगणना थी। इसके अलावा 2011 में जो जनगणना हुआ, ये आपका देश का 15वीं जनगणना और आज़ादी के बाद 7वां जनगणना था। 2021 में जो जनगणना होगी या अंडर प्रोसेस है, ये आपका देश का 16वां जनगणना तथा आज़ादी के बाद उसका आधा 8वां जनगणना होगा। जनगणना को जनांकीकी या डेमोग्राफी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं 2011 के जनगणना के डाटा पे। तो भाई यहाँ पे जनघनत्व 382 और सेक्स रेशियो जो है 943 थी। लिटरेसी रेट 74.04 था ओवरऑल। मेल का बात करेंगे तो 82.14 था, और फीमेल का बात करेंगे तो आपका जो है 65.46 था, ठीक है।
तो ये आपका 2011 के जनगणना का जो है आपका डाटा है लिटरेसी रेट का। इसके अलावा अगर आपसे दशकीय वृद्धि की बात करेंगे तो 17.64, फर्टिलिटी रेट 2.2। इसके अलावा जो आपका जनघनत्व बता ही दिया, लिंगानुपात बता ही दिया। तो ये कुछ आंकड़े हैं जनगणना के जो आप रख लीजिए, आपके यहाँ से जो है काम आएगा। इनके अलावा निगेटिव जो ऋणात्मक वृद्धि दर्शाया, ये आपका नागालैंड है। नागालैंड जो है ऋणात्मक वृद्धि दर्शाया 0.6% माइनस के। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब 2011 में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री मतलब स्टेट और सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट जो है आपके सामने है। तो सबसे पॉपुलेटेड स्टेट जो है सॉरी ये क्षेत्रफल के हिसाब से जो है आपका ये वाला रखा है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया के ग्राफ है ये। तो सबसे बड़ा एरिया आपका राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा जम्मू कश्मीर का है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर वाला मामला बदल गया है, तो ये ग्राफ भी बदल जाएंगे। इनके अलावा राजस्थान अपने जगह पे काबिज रहेंगे। क्षेत्रफल के ये हिसाब से है ये। अगर जनसंख्या के हिसाब से करेंगे तो पहला स्थान पे आप यूपी को बैठा देना, पहला स्थान पे यूपी को बैठा देना, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र को और तीसरे स्थान पे बिहार को बैठा देना। ये 3 स्टेट जरूर ध्यान रखना है। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, सबसे दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र में है और तीसरा बिहार में है। महाराष्ट्र से कई सारे क्वेश्चन निकलेंगे, जैसे महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है और बिहार में सबसे ज्यादा जनघनत्व है 1100 से भी अधिक, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अभी बिहार का है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भी है, सबसे अधिक जनसंख्या के साथ साथ। और आगामी 50 साल के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किसी और प्रदेश की जनसंख्या से कम नहीं होगी, ये तो गारंटी है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, ईश्वरी प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? देखिए ईश्वरी प्रसाद जो है ये आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। और कथक जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ये तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। अगला सीधे चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष बल दिया गया? देखिए पंचवर्षीय योजना है ना, एक सिस्मेटिक वे में मैंने वीडियो बनाया है, शायद उस वीडियो की व्यू भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को, अगर आपके पास टाइम हो और अगर आप चाहते हैं कि मुझे निजात मिले एग्जाम के अंदर ये पंचवर्षीय योजना से, तो आप एक बार जरूर वीडियो अच्छे से देखें, खास ईयरफोन लगा के, ज़्यादा समझ में आएगी, है ना। तब आपको पंचवर्षीय योजना से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पे ज़्यादा बल दिया गया था। और ये क्यों दिया गया था मैं ये भी बताया हूँ कि जब इंडिया में इतने दिन राज किया अंग्रेज या फिर विदेशी पावर ने, तो भाई यहाँ पे और कुछ बचा ही नहीं कृषि के अलावा, यानी मिट्टी और बीज के अलावा जो है लगभग कुछ नहीं था भाई, है ना। सब तो लूट ले गए, है ना। तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो हम किस पे बल देंगे? तो जो रहेगा उसी को ना बल देंगे, तो कृषि पे बल दिया गया। ठीक है, सेकेंड वाली पंचवर्षीय योजना आपका जो है, अच्छा पहला वाले का 1951-56 रहा था समय और हेराल्ड डोमार का मॉडल था। दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस थे भाई सूत्रधारक, और ये 1956 से 1961 जो है इनकी अवधि रही थी। और भारी उद्योग को जो है बढ़ावा दिया गया। तो दूसरा का मॉडल कौन हो गया? पीसी महालनोबिस। दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, ये 3 जो कंपनियां आजकल आप सुनते हैं, ये कंपनी किस पंचवर्षीय योजना में लगी गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है धर मॉडल पर आधारित था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सभी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है, जितना मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है, ये जरूर याद रखना। साथ ही साथ जो आपका पंचवर्षीय योजना बनाने वाली निकाय थी या फिर बॉडी थी, ये आपका कौन था भाई? योजना आयोग। कौन था? योजना आयोग। योजना आयोग की जगह कौन ले लिया भाई? तो ये ले लिया भाई नीति आयोग। कब ले लिया? 2015 में 1 जनवरी को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। और उपाध्यक्ष अभी कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। और सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? कोई पूछने की बात है जी, है ना भैया, है ना। जनवरी 1950 में। कितना दिन तो बताया हूँ। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला वाला तो जस्टिस हीरालाल जे कन्या। और अभी जो आपका चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़ साहब। और कल मैंने प्रैक्टिस सेट में ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन का डिस्कशन मात्र 25 क्वेश्चन में किया था। ठीक है, जो बच्चे प्रॉपर अटेंड करते हैं प्रैक्टिस सेट के वीडियो, वो अपने दिल से पूछे कि बताए हैं कि नहीं बताए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ है। मैंने कल ये प्रश्न इनके ऊपर डायरेक्ट रखा था कि भाई डीवाई चंद्रचूड़ जो है ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो महाराष्ट्र से बताया था। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी,
तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के थ्रू होती है और अनुच्छेद 119 के 29 के तहत जो है रिकॉर्ड अभिन्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। ये रिकॉर्ड अभिन्यायालय क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ आज इससे पहले वाले वीडियो में। फातिमा बीबी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी थी, एक जो है एक जज के रूप में सेलेक्ट हुई थी आपका कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और ये जो शाम को वीडियो प्रैक्टिस सेट चलती है उनको जरूर अटेंड कीजिए एक संपूर्ण फायदा के लिए। मैं आपको गारंटी बताता हूं कि अगर आपने ये 57 वीडियो की सीरीज पूरे तरीके से सुन लिया है ना, अटेंड किया और जो भी मैंने मौखिक से किया उनको भी अगर आपने एब्जॉर्ब करके रख लिया और पीडीएफ से आप डिस्कशन कर लिए यानी रिवीजन कर लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके जीके जीएस जो है अब की हाल और उस समय के हाल में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा और आप भी जो है कोई शिकायत नहीं रखोगे जीके जीएस से। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर वो 57 वाला पीडीएफ चाहिए नीचे में लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप का, आप मैसेज कर सकते हैं।